देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग में लास्ट क्लास में हमने ओवरहेड का एलोकेशन किस तरह से करते हैं, यदि सर्विस डिपार्टमेंट टू सर्विस डिपार्टमेंट कोई चीज हो रही है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये सब चीजें हमने डिस्कस की। और सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस डिपार्टमेंट में ओवरहेड को एलोकेट कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, उनकी बात। आज मैं बात कर रहा हूं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ऊपरी व्ययों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भाई ओवरहेड के एलोकेशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस होता है क्या, और होता है तो क्या होता है। आप में से कोई भी बताना चाहे। ओवरहेड के एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन में कोई डिफरेंस होता है क्या। डिफरेंस तो होता ही होगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको भी पता है कि डिफरेंस तो है। लेकिन मतलब क्या है, किसी को भी मालूम नहीं है, बिल्कुल भी नो आइडिया। हाँ, नहीं, जितना आता है उतना बताओ तो। हम्म, ठीक है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना। नहीं नहीं नहीं। मुझे, मैं कई बार कई स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पूछता भी हूँ, और मुझे 100% यकीन होता है कि उसको ये पता नहीं होगा। क्योंकि जनरली स्टूडेंट यही सोचते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एलोकेशन एक ही चीज, बहुत डिफरेंस। थोड़ी सी बात समझाता हूं, उसे समझ में आ जाएगा कि एब्जॉर्प्शन क्या है और एलोकेशन। जैसे कल हमने बात की कि भाई हमारे बिजनेस में तीन डिपार्टमेंट, ए बी और सी। ये तीनों ही हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन तीनों डिपार्टमेंट में हम प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है। तो मान लो बिल्डिंग का जो किराया हुआ रेंट, वो हमने क्या किया, तीनों डिपार्टमेंट में बांट दिया। यही किया। तो हमने क्या कहा कि हमने ओवरहेड का क्या किया है, क्या किया ओवरहेड का, एलोकेशन। ठीक है ना। ओवरहेड का एलोकेशन कर दिया, रेंट को बांट दिया, लाइटिंग को बांट दिया, है ना, पावर को बांट दिया, इंश्योरेंस को बांट दिया, सबको बांट दिया। तो हमने तीनों डिपार्टमेंट ए बी और सी पे ओवरहेड एलोकेट कर दिए। जितनी भी टोटल आई, कोई इश्यू नहीं। अब ध्यान से सुनना, ओवरहेड का एलोकेशन का मतलब तो ये हुआ कि आप ओवरहेड्स को वेरियस डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। वो ओवरहेड का एलोकेशन, बंटवारा। एब्जॉर्प्शन किसको कहेंगे, अब सुनना। इस डिपार्टमेंट का नाम है ए डिपार्टमेंट। ए डिपार्टमेंट में आप तीन प्रोडक्ट बनाते हो, पी क्यू आर। तो ये जो ए डिपार्टमेंट का ओवरहेड है, वो इन तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट पे चार्ज करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बताओ।
भाई ए डिपार्टमेंट अपने ओवरहेड का खर्चा कहां से निकालेगा? जो अपने प्रोडक्ट बना रहा है उन्हीं में तो उसकी कॉस्ट को एडजस्ट करेगा। तो ये जो डिपार्टमेंट का ओवरहेड है उसको हमारे गुड्स पे, प्रोडक्शन पे चार्ज करने का जो प्रोसेस होता है दैट विल बी कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। समझ में आई बात सबके? ओवरहेड के एलोकेशन में तो आप क्या कर रहे हो, पूरे बिजनेस का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर, वो है एलोकेशन। और किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ओवरहेड उस डिपार्टमेंट के प्रोडक्शंस पे चार्ज करने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर, ऊपरी व्ययों का अवशोषण। बहुत दिमाग में इसके ऊपर है ना। हाँ हाँ, पर्टिकुलर सेगमेंट, बिल्कुल सही है। और मैं आपको अभी से बता दूं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एब्जॉर्प्शन के ऊपर। 100% एब्जॉर्प्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। बहुत ही ध्यान रखने की बात है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है ना? क्योंकि जनरली हमें एब्जॉर्प्शन का मालूम ही नहीं होता कि एब्जॉर्प्शन है क्या। आप एलोकेशन और एब्जॉर्प्शन को एक ही चीज समझ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये है एब्जॉर्प्शन। अब बात ये आती है कि मान लो हमारा ए डिपार्टमेंट है जिसमें हम 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं पी क्यू आर, और ए डिपार्टमेंट का ओवरहेड है हमारा 10,000 रुपए है। वो तीनों प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब करना है, तीनों प्रोडक्ट की कॉस्ट में डालना है ना 10,000 का खर्चा। तो वो 10,000 को तीनों में बांटे कैसे, हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कई सारे मेथड्स हो सकते हैं। कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? पहला, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल। मतलब कि जो आपका डायरेक्ट मटेरियल है उसके ऊपर एक परसेंटेज ले लो, बात बन जाएगी। कैसे? जैसे मैं कहूं कि भाई पी क्यू और आर, पी में मटेरियल लगा है 20,000 रुपए का, क्यू में मटेरियल लगा 40,000 रुपए का, आर में मटेरियल लगा 40। अब आप क्या करोगे? पूरे डिपार्टमेंट में मटेरियल कितना लगा है? 1,00,000। और पूरे डिपार्टमेंट का ओवरहेड कितना हुआ है? 10,000 रुपए। तो हम ओवरहेड की परसेंटेज निकाल लेंगे मटेरियल के ऊपर, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन मटेरियल। मटेरियल पे ओवरहेड की परसेंटेज निकालेंगे तो भाई ओवरहेड तो है अपना 10,000, मटेरियल है 1,00,000, मल्टीप्लाई 100, मतलब जितने रुपए का मटेरियल होता है उसका 10% ओवरहेड लगा। तो जैसे पी में मटेरियल 20,000 का लगा है तो 20,000 का 10% पी में ओवरहेड चार्ज होगा 2,000, क्यू में ओवरहेड चार्ज होगा 4,000 रुपए, आर में ओवरहेड चार्ज होगा 4,000 रुपए। हो गया ना 10,000 पूरा पूरा चार्ज। मतलब कि ओवरहेड की परसेंटेज निकाल लो टोटल मटेरियल पे, पूरे डिपार्टमेंट का जितना मटेरियल है उसके ऊपर आप ओवरहेड की परसेंटेज निकाल। ये 10,000 क्या है? टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड। और ये 1,00,000 क्या है? टोटल डायरेक्ट मटेरियल इन डिपार्टमेंट, और मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला बन गया इसका।
तो मतलब यहाँ पे ओवरहेड जो चार्ज कर रहे हो वो किसके बेस पे कर रहे हो? मटेरियल के बेस पे। मटेरियल पे एक फिक्स परसेंटेज निकाल लिया जाता है और फिर आप किसी भी पर्टिकुलर जॉब पे, जॉब कह दो या प्रोडक्ट कह दो एक ही बात है, पर्टिकुलर जॉब या प्रोडक्ट पे निकाल। अब जैसे ये फर्स्ट मेथड बताया है वैसे ही सारे मेथड है। ये समझ में आया ना सबके? ये बताओ, ये आ गया तो सारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये मेथड क्लियर हो गया ना सबको? दूसरा, परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर बेसिस। क्या हुआ? क्या कह रहे हो खुशबू? 24,000 क्या है? हा? ए डिपार्टमेंट का 10,000 लिखा है ना, देखो। दस हजार ही लिखा है, चॉइस थोड़ी। दूसरा मेथड है परसेंटेज ऑन डायरेक्ट लेबर बेसिस। इसमें जो परसेंटेज निकाली जाएगी वो मटेरियल पे नहीं निकाली जाएगी, लेबर पे निकाली। मतलब जितने जितनी आपकी डायरेक्ट लेबर है सारी जोड़ दो, फॉर्मूला वही बनेगा, परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल डिपार्टमेंटल ओवरहेड अपॉन टोटल डायरेक्ट लेबर ऑफ डिपार्टमेंट मल्टीप्लाई। जैसे मटेरियल पे परसेंटेज निकाली हमने वैसे ही लेबर पे परसेंटेज निकल जाएगी, उसमें काम। ठीक है ना? तीसरी बात, परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट बेसिस। तो भाई जैसे मटेरियल पे निकालते हो, जैसे लेबर पे निकालते हो, वैसे ही प्राइम कॉस्ट पे भी निकाल लो। कहाँ दिक्कत हो रही है भाई? प्राइम कॉस्ट के लिए मटेरियल लेबर दोनों को जोड़ना ही तो पड़ेगा, तो जोड़ के आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। चौथी बात, ऑन लेबर आवर, लेबर आवर्स के ऊपर। लेबर आवर्स मतलब जो हमारे फैक्ट्री में जितने घंटे काम होता है वो सारे हमारे लेबर आवर्स होते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, पर लेबर आवर ओवरहेड निकाल लेते हैं। ओवरहेड पर लेबर आवर, जैसे मान लो 10,000 रुपए का ओवरहेड हुआ है और पूरी फैक्ट्री में आपके मान लो 500 घंटे काम हुआ, मतलब एक घंटे पे 20 रुपए। एक घंटे पे कितने रुपए? 20 रुपए। यहाँ कितने घंटे हैं पी के? मान लो पी के 200 घंटे, 200 घंटे को 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4,000 रुपए पी में चला जाएगा। जितने घंटे क्यू के होंगे उसको भी 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने घंटे आर के होंगे उसको भी 20 रुपए से। तो ये डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर निकाल सकते। जिस तरह से लेबर आवर्स पे निकाल सकते हैं तो उसी तरह से मशीन आवर्स पे भी निकाल सकते हैं। मशीन आर रेट मेथड। भाई साहब लेबर आवर्स पे निकाल सकते हो आप, तो मशीन आवर्स पे भी तो निकाल सकते हो। और सबसे बेटर, सबसे अच्छी विधि जो मानी जाती है इन सारी विधियों में वो मशीन आर रेट मेथड ही मानी जाती है, यदि फैक्ट्री में मशीनों से काम होता है तो। यदि किसी फैक्ट्री में मशीन से काम ही नहीं होता, मान लो मैनुअली लेबर से काम होता है, तो वो तो एक अलग मैटर। ठीक है ना? यदि मशीनों से काम हो रहा है तो मशीन आर रेट मेथड सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं, इसी से जनरली कैलकुलेशन की जाती है। इसके अलावा एक होती है कंपोजिट रेट मेथड। कंपोजिट रेट मेथड मतलब
इसमें लेबर आवर्स भी लेते हैं और मशीन आवर्स भी लेते हैं, दोनों लेते हैं। मान लो किसी फैक्ट्री में कुछ काम मशीन आवर्स से होता है, कुछ काम लेबर आवर्स से होता है, तो फिर दोनों को कंपोजिट करके नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाए हैं पी, क्यू और आर, इनमें कितनी कितनी यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, उस यूनिट के रेशियो में आप ओवरहेड को डिवाइड कर दो तो टोटल अभी मैंने आपको ये 7 मेथड बताए हैं। देखो, दिक्कत कोई नहीं है, बड़े आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर पूरा सॉल्व करके बताया, वैसे ही डायरेक्ट लेबर सेम ही तरीका है सब। डायरेक्ट लेबर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, प्राइम कॉस्ट पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेबर आवर्स पे कर सकते हैं, मशीन आवर्स पे कर सकते हैं, दोनों की कंपोजिट रेट पे कर सकते हैं, और प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर भी। तो ये आपको ध्यान, ठीक है। अब मशीन आवर रेट मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो ये कैलकुलेट कैसे होती है इसके बारे में थोड़ी डिटेल से बात कर लें। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर, मशीन आवर रेट में क्या होता है कि हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी खर्चे हुए, जिनको आप ओवरहेड्स कह रहे हो, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर। एक पार्ट को कहते हैं स्टैंडिंग चार्ज। स्टैंडिंग चार्जेज मतलब आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए एक तरह से, और एक पार्ट को कहते हैं मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस मतलब एक तरह से वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो सारे खर्चों को 2 पार्ट में डिवाइड कर। जनरली वेरिएबल जिसको आप कह रहे हो मशीन एक्सपेंसेस, उसमें जनरली क्या क्या आता है? तो मशीन एक्सपेंसेस में देखो, जनरली एक तो आता है डेप्रिसिएशन। मशीन का जो भी डेप्रिसिएशन है वो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर। आपको पता होगा मशीनें जो है वो पावर कंज्यूम करती है, लाइट कंज्यूम। लाइट का यदि खर्चा है तब तो स्टैंडिंग में ही जाएगा। पावर का खर्चा यदि हो तो पावर का खर्चा कहाँ जाएगा? मशीन। जनरली मशीन एक्सपेंसेस में ये 3 ही खर्चे। यूं वैसे कोई और आ भी सकता है, वो मैं जनरली कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा कोई रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई, कोई मशीन में आप ऑयल वगैरह डालते हो, ठीक है ना, हर मान लो हर हफ्ते ऑयल चेंज करते हो, मशीन में कोई ऑयल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं, हर हफ्ते ऑयल चेंज कर रहे हो मशीन का, तो वो भी फिर मशीन एक्सपेंसेस ही है। मैं तो जनरली बता रहा हूँ, मोटा मोटी जो है 3 खर्चे होते हैं मशीन। बाकी जितने खर्चे होते हैं, मान लो बिल्डिंग का रेंट है, इंश्योरेंस का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, कोई सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हो, मतलब क्वेश्चन में जनरली जो भी खर्चा गिवन वो सारा स्टैंडिंग चार्जेस की कैटेगरी में आए। तो बात ये आ रही है कि मैं आपको बता क्यों रहा हूं कि स्टैंडिंग और मशीन एक्सपेंसेस क्या।
अब क्या होता है, देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात केवल इतनी होती है, जैसे स्टैंडिंग चार्जेज आपने रेंट लिख दिया, इंश्योरेंस लिख दिया, लाइट लिख दिया, सुपरविजन लिख दिया, टोटल खर्चा हुआ है स्टैंडिंग 50,000। अब आपको क्या करना है, मान लो आपका पूरे साल में मशीन 2000 घंटे काम करती है। पूरे साल में हमारी मशीन जो है वो कितने घंटे काम करती है, 2000 घंटे काम करती है। 50,000 रुपए का खर्चा हुआ है स्टैंडिंग चार्जेस, तो 1 घंटे की मशीन आर रेट कितनी हो गई, 25। 2000 घंटों पे 50,000, तो 1 घंटे पे कितने हुए, 25। ये तो बात हुई स्टैंडिंग चार्ज। मशीन एक्सपेंसेस में थोड़ा केवल इतना ही ध्यान रखना होता है कि मशीन एक्सपेंसेस का खर्चा अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है। स्टैंडिंग चार्जेस को तो सबको एक साथ जोड़ के और फिर डिवाइड करना। मशीन एक्सपेंसेस में एक साथ जोड़ के डिवाइड नहीं करना। मशीन एक्सपेंसेस का जो खर्चा होता है वो अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन का खर्चा हुआ 12,000, तो 12,000 अपॉन 2,000, 6 रुपए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हुआ मान लो 20,000, तो 20,000 अपॉन 2,000, 10 रुपए। पावर का खर्चा हुआ मान लो 25,000, 25,000 अपॉन 2,000, तो आप लोगे 12,500। तो स्टैंडिंग चार्जेज में रेट अलग अलग नहीं निकालते हैं, मशीन आर रेट। जितने भी स्टैंडिंग चार्जेज के खर्चे होते हैं उन सबको ऐड कर लेते हैं और फिर आर से डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो रेट आती है वही रेट काम। और मशीन एक्सपेंसेस का जो खर्चा होता है, कोई भी खर्चा हो, सबको अलग अलग डिवाइड। बेसिकली ये चीज अपने को ध्यान में, ठीक है। इस तरह से आप मशीन आर रेट कैलकुलेट, ठीक है ना। अब एक होता है मशीन को सेट करने का समय, जैसे ये मशीन आर रेट है, मशीन सेटिंग अप टाइम। अब ये मशीन का सेट करने का समय क्या है। कई बार क्या होता है, जैसे हम मशीन चलाते हैं तो मशीन चलाते समय सुबह सुबह उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। कुछ भी सेटिंग करनी हो तो रोज का मान लो 8 घंटे में से आधे घंटा मशीन को सेट करने में जाता है। 8 घंटे दिन भर मशीन चलती है, जिसमें से आधे घंटे मशीन को सेट करना होता है। तो सवाल ये उठता है कि मशीन को सेट करने का टाइम प्रोडक्शन आवर्स माना जाए या नहीं माना जाए। आप बताओ, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल माना जाना चाहिए, क्योंकि मशीन को सेट करना है आपके प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है ना। तो मशीन को सेट करने का जो टाइम होगा वो हमेशा प्रोडक्शन टाइम ही मानेंगे। और ये ऊपर जो हमने टोटल आवर्स लिखे हैं ना, उसमें इंक्लूड करके रखें। लेकिन सेटिंग अप टाइम की जगह आइडल टाइम हो, कार्यहीन समय, ऐसा काम जिसमें आपके काम नहीं हुआ। तो आइडल टाइम तो दो तरह का हो सकता है, आपको पता है। एक नॉर्मल आइडल टाइम, एक एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम भी प्रोडक्शन का पार्ट ही होता है, आपको पता है। पार्ट तो होता है, लेकिन नॉर्मल आइडल टाइम से आपको ओवरहेड की रेट को क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। जैसे मटेरियल के चैप्टर में हमने पढ़ा कि भाई नॉर्मल लॉस से हम गुड्स की कॉस्ट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। लेबर के चैप्टर में हमने पढ़ा कि नॉर्मल आइडल टाइम जो होता है उससे हम क्या करते हैं, लेबर कॉस्ट को इन्फ्लेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ओवरहेड में भी वही बात है कि नॉर्मल आइडल टाइम का यदि ओवरहेड है ना, तो उसको तो आपको प्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं, तो जनरल आवर्स जो होते हैं हमारे उसमें से लेस कर दो।
जनरल आवर्स में से लेस करने से क्या होगा, बाकी आवर्स की कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे मान लो 2000 घंटे है, अब इसमें 100 घंटे मान लो अपना नॉर्मल आइडल टाइम, तो हम कहेंगे भाई 1900 घंटे ही मानो आप। 1900 मानने से क्या होगा, ये 25 की जगह 25 से ज्यादा आएगी, ये 6 की जगह 6 से ज्यादा आएगी, तो इन्फ्लेट हो जाएगी। और यदि एबनॉर्मल आइडल टाइम, तो एबनॉर्मल आइडल टाइम तो आपको पता है कि यदि एबनॉर्मल आइडल टाइम का टाइम भी हमने कम कर दिया आवर्स में से, तो अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारे गुड्स की। और अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर माल बेचोगे कैसे, क्योंकि वो तो आपकी लापरवाही के कारण से हुआ है एबनॉर्मल लॉस। तो जो लॉस आपकी लापरवाही के कारण से हो रहा है, तो फिर उस लॉस से आप गुड्स की कॉस्ट को थोड़ी बढ़ाओगे, क्योंकि ऑल ओवर ये जो ओवरहेड का खर्चा आएगा, ये चार्ज तो गुड्स पे ही होगा ना। तो इसको तो आप कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, इस खर्चे का तो कोई लेना देना ही नहीं है। एबनॉर्मल आइडल टाइम का कोई भी खर्चा होगा तो उसको कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, ये आइडल टाइम से रिलेटेड बात हो गई, जो मशीन आर रेट कैलकुलेट करने के लिए काम। हाँ, हाँ, जो नॉर्मल टाइम है, नॉर्मल टाइम में सेटिंग अप का टाइम ऐड होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब टोटल आपके 2000 घंटे मशीन आवर्स है, जिसमें सेटिंग अप इंक्लूड है ना। तो 2000 में से 100 घंटे आपके नॉर्मल लॉस हो गया है, तो आप 1900 घंटों पे ही सारा काम करो। लेकिन 200 घंटे एबनॉर्मल लॉस भी हो गया है, तो भी 1900 घंटों पे ही काम करोगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का जो आपका लॉस है, वो एक्चुअल में तो आपको कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में चार्ज है। ठीक है, और किसी को कोई बात पूछनी हो? अब देखो, ये जितनी भी बात हम कर रहे थे, मशीन आवर्स के ऊपर बांटना है या किस पे बांटना है, ये सारी बात हम फैक्ट्री ओवरहेड की कर रहे थे। किसकी कर रहे थे? केवल और केवल फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड करते हैं। लेकिन मान लो फैक्ट्री ओवरहेड की जगह है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का अपने को बंटवारा करना हो, तो किस बेसिस पे करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड के तो 7 बेस हो गए देखो। डायरेक्ट मटेरियल के बेस पे कर सकते हो, डायरेक्ट लेबर के बेस पे, प्राइम कॉस्ट, वो सब जो बताया वो फैक्ट्री ओवरहेड का बताया। अब बात आ रही है कि यदि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो उसको हम 3 आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 3 बेस है हमारे पास। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के खर्चे को 3 बेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 3 बेस है, मतलब आप चाहो तो इस खर्चे को सीधा कॉस्टिंग पी एंड एल में ट्रांसफर। हाँ, क्या हुआ? रुक रहा है? देख लो, 1 मिनट वेट कर लो, सही हो जाए तो। 10-15 मिनट से आ रहा है। पहले पूछ बोलना चाहिए था ना अपने। चलो।